पाकिस्तान ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में कश्मीर के जिक्र भर से खुश है। अब देखिए, बदनसीबी की इंतहा देखिए कि मुस्लिम ममालिक 57 कंट्रीज का ये एक फोरम है जो कि सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएन है, और उसमें कश्मीर का जिक्र करवाने के लिए आपको लॉबिंग करनी पड़ रही है। डूब मरना चाहिए। भारत किस तरह बिहाइंड द सीन्स जो है सफारतकारी करता है, लेकिन हम लोग इस्लामी तंजीम की एक कॉन्फ्रेंस हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की, और पहले हमें मीडिया से ही मालूम हुआ कि कश्मीर एजेंडे पे नहीं है। उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने क्लेम किया कि नहीं, एजेंडे पे है, और कल ये कॉन्फ्रेंस परसों ख़त्म हुई है, क्योंकि हुकूमत जो है वो क्लेम कर रही है कि हमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कश्मीर को लेकर। जो अब नियामे में नाजरीन डिक्लेरेशन, जिसे नियामे डिक्लेरेशन कहते हैं, इसमें एक पैराग्राफ है, ऑपरेटिव पैराग्राफ 8। ऑपरेटिव पैराग्राफ ये है कि सब्सटेंटिव जो पार्ट है, एक प्रिएम्बुलर पार्ट होता है और एक ऑपरेटिव पार्ट होता है किसी भी डिक्लेरेशन का या रेजोल्यूशन का। तो ये जो नियामे डिक्लेरेशन है, इसका ऑपरेटिव पैराग्राफ जो है 8, उसमें ये कहा गया है कि जो ओआईसी है वो अपनी जो प्रिंसिपल्ड पोजीशन है जम्मू और कश्मीर में, उसका इयादा करती है, और वो चाहती है कि ये जो डिस्प्यूट है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल हो। इतनी सी बात है। अब देखिए, बदनसीबी की इंतहा देखिए कि मुस्लिम ममालिक 57 कंट्रीज का ये एक फोरम है जो कि सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएन है, और उसमें कश्मीर का जिक्र करवाने के लिए आपको लॉबिंग करनी पड़ रही है। डूब मरना चाहिए। यानी आपके जो कोर इश्यूज हैं, आप उनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान जैसे ममालिक से मिन्नतें करवाते हैं, आप ब्लैकमेल करते हैं कि जी हम नाम नहीं लेंगे, हम लेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसकी कीमत दें। ये दिस इज अनबिलीवेबल। तो ये सारी चीज़ें उन करारदादों में मौजूद हैं, लेकिन अलबत्ता डिक्लेरेशन जहाँ तक ताल्लुक़ है, इलामिया जो है वो ज़्यादा अहम डॉक्यूमेंट होता है, उसमें अलबत्ता मौजूद नहीं है। और ये तकरीबन जिस तरह मैंने पहले कहा कि 150 के लगभग करारदादें होती हैं जो हर साल अडॉप्ट होती हैं, और इस दफ़ा भी हुई। इसमें मुख्तलिफ़ करारदादें हैं, अज़रबैजान को भी लेकर हैं, फ़लस्तीन को भी लेकर हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी हैं, और बहुत सी क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन असल चीज़ जो होती है वो डिक्लेरेशन होती है। लेकिन डिक्लेरेशन में बदकिस्मती के साथ हमें इस दफ़ा भी वो ज़ुबान नज़र नहीं आई जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि 5 अगस्त के बाद तो वो सूरत हाल नहीं रही जो कि पहले थी। तो उस हवाले से जहाँ एक किस्म की थोड़ी बहुत पेशरफ्त भी है, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कामयाबी भी है, कुछ थोड़ा बहुत ज़िक्र हो गया कि भाई जो कश्मीर का तनाज़ा है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तो ये भी एक कामयाबी आप कह सकते हैं कि है, लेकिन हमारी तवक्कुआत ज़्यादा थी, क्योंकि हम समझते थे कि जिस तरह ओआईसी ने अपने डिक्लेरेशन में फ़लस्तीन का ज़िक्र किया, यहाँ तक कि अज़रबैजान का भी ज़िक्र हो गया, नगोर्नो कराबाख का भी ज़िक्र हो गया, रोहिंग्या का भी ज़िक्र हो गया, जहाँ और दूसरी चीज़ों का ज़िक्र हुआ है तो कश्मीर का भी ज़िक्र होना चाहिए था, क्योंकि 5 अगस्त पिछले साल के बाद तो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होकर रह गई है। तो थोड़ा बहुत हमें इसमें एक किस्म का अफसोस भी हुआ कि उसमें नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बहरहाल ये भी हम एक किस्म की कामयाबी ही समझना चाहिए कि चलिए कुछ ना मिला, कुछ तो मिल गया कम अज़ कम। तो मैं यही थोड़ा सा ज़ोर देना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप पिछले साल अगर थोड़ा बहुत आप लोग कश्मीर के लिए कोशिश कर लेते तो शायद और कश्मीर का अगर जिक्र पिछले साल, यही जो लैंग्वेज इस साल आई है, अगर पिछले साल आ जाती तो आज हम इस काबिल होते कि उस लैंग्वेज को ज़्यादा सख्त कर सकते थे। फिर हम जो 5 अगस्त को भारत ने पिछले साल इक़दाम लिए हैं उनको हम कंडेम कर सकते थे इस डिक्लेरेशन में। लेकिन पिछले साल चूँकि कुछ भी नहीं आया, तो ये हमें ओआईसी के कंट्रीज़ ने एक बड़ी हमें कंसेशन दी है, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने शो की है कि जो है इस डिक्लेरेशन में कश्मीर का ज़िक्र आ गया है।
تو اسی لیے جو ہے ہم اور کیا توقع کیا کر سکتے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس میں 5 اگست کے جو ہے اقدامات کا ذکر ہوتا، ان کی کنڈیمنیشن ہوتی، اور ایک کم از کم پیراگراف، بہترین پیراگراف ہو سکتا تھا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ OIC کے بہت سے ممالک شاید اس لینگویج سے اتفاق نہ کیا ہوگا انہوں نے، اسی لیے وہ لینگویج آ نہیں سکی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نائجر جو کہ میزبان ملک تھا، اس کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، اور جس کنونشن سینٹر میں یہ سارا OIC کا اجلاس ہو رہا تھا یہ بھارت کی مدد سے ہی بنا ہے. اور اس سال جنوری میں جے شنکر صاحب نیامے انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا اور اس کنونشن سینٹر کا افتتاح بھی کیا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کس طرح بیہائنڈ دا سینز جو ہے سفارت کاری کرتا ہے. لیکن ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، شور بہت مچاتے ہیں، لیکن جو بائیلیٹرل تعلقات میں انویسٹ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے. OIC کے CFM میں پاس کیے گئے پرستاو کو لے کر بھارت کے ودیش منترالیہ نے اپنے بیان میں کہا ہے، ہم نائجر کی راجدھانی نیامے میں OIC کے 47ویں CFM میں تتھیاتمک روپ سے غلط، انوچت اور اکارن روپ سے پاس کیے گئے پرستاو میں بھارت کے ذکر کو خارج کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ OIC کو بھارت کے آنترک معاملوں پر بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. جموں کشمیر بھی بھارت کا ابھن انگ ہے اور OIC کو اس پر بولنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. یہ کھید جنک ہے کہ OIC کسی ایک دیش کو اپنے منچ کا درپیوگ کرنے کی انومتی دے رہا ہے. جس دیش کو OIC ایسا کرنے دے رہا ہے اس کا دھارمک سہنشنتا، اطیواد اور الپ سنکھیکوں کے ساتھ ناانصافی کا گھناؤنا ریکارڈ ہے. وہ دیش ہمیشہ بھارت ورودھی پروپیگنڈا میں لگا رہا ہے. ہم OIC کو گمبھیرتا سے صلاح دے رہے ہیں کہ وہ بھوشیہ میں بھارت کو لے کر ایسی بات کہنے